Right, beta. Different types of vaccines. The most important of those are one is the live attenuated vaccine, in which the vaccine which you provide to the patient contains the live virus or the bacteria or any microorganism. But what happens in that is obviously that microorganism is living, but its pathogenic activity or pathogenic capability has been reduced very much, right? So compared to the live attenuated vaccine comes the killed organism vaccine, killed वैक्सीन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुकम्मल तौर पे किल्ड होता है, ठीक है। और इसके बाद टॉक्सोइड वैक्सीन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉक्सिन जो होता है ना, उसको हम यूज़ करते हैं और इंडिविजुअल को देते हैं ताकि उसके ख़िलाफ़ हम इम्यूनिटी जनरेट कर सकें। इसी तरीके से एक होता है एंटीजन वैक्सीन फॉर एग्जांपल ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड द कंजुगेटेड वैक्सीन्स। The focus in this lecture will be on the live attenuated vaccine, killed vaccine, and the toxoid vaccine. Live attenuated type of the vaccines, if we talk about the mechanism of these vaccines, they actually stimulate the immune response by causing mild infection with weakened organism. Actually, if you provide the live attenuated vaccine to the patient, so actually you are providing a microorganism which is living, लेकिन उसके अंदर जो है मैं कह सकता हूँ कि पैथोजेनिक पोटेंशियल जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। आप समझ आए आपको मेरी बात बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइड नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ लिविंग, लेकिन उसका पैथोजेनिक पोटेंशियल बहुत कम है, ठीक है। सो मैकेनिज्म इज दिस वैक्सीन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दिस वैक्सीन इट एक्चुअली स्टिमुलेट्स द इम्यून रिस्पॉन्स बाय कॉजिंग माइल्ड इन्फेक्शन विद द वीकेंड ऑर्गेनिज्म। जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है वो लिविंग है, लेकिन बहुत जो है वो वीक है, इसलिए माइल्ड इन्फेक्शन कराता है। No or very low pathogenic potential of the microorganism. The live attenuated vaccines, for example, MMR vaccine, that is the measles, mumps, and rubella, yellow fever virus, and the varicella zoster virus. What are the advantages and the disadvantages of using live attenuated vaccine? Advantages are, the immune response produced as a response of these vaccines is very much optimal, which is close to the naturally acquired immune response. क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, आप लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन दे रहे हो ना, जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के थ्रू दे रहे हो वो लिविंग है, तो आप एक टिपिकल जो इन्फेक्शन का जो सिनेरियो होता है वो बिल्ड कर रहे हैं। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा ये वैक्सीन देने के बाद वो बिल्कुल ऑप्टिमल होगा, जो नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके बिल्कुल करीब होगा, ठीक है। और इससे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन इसका बड़ा मसला ये है कि क्योंकि वायरस या फिर बैक्टीरिया जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वैक्सीन में मौजूद है वो क्योंकि लिविंग है, भले उसका पैथोजेनिक पोटेंशियल कम है, लेकिन वो सब क्लिनिकल या माइल्ड इन्फेक्शन करवाता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है, भले पैथोजेनिक पोटेंशियल उसका बहुत कम है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उसमें हम ये वैक्सीन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होंगे वो इसको भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इस लो पैथोजेनिक पोटेंशियल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, ठीक है, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड। देन कम्स आफ्टर द लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन इज द किल्ड वैक्सीन इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज किल्ड, ठीक है। इस तरीके से किल्ड के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरीके से किल्ड के किल्ड का एक्चुअली मतलब क्या है मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर जो रेप्लिकेटिव कैपेबिलिटी है ना, मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी, वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो बरकरार रहती है, ठीक है। तो किल्ड वैक्सीन का मतलब ऐसी वैक्सीन हम तैयार करें जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो उसकी रेप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल ख़त्म, लेकिन उसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी अभी भी है, ठीक है। जैसे कि न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ठीक है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज आर मेंटेन, बट द वायरस और द बैक्टीरिया वॉट एवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर इन द वैक्सीन इट इज़ अनएबल टू मल्टीप्लाई इन द बॉडी बिकॉज इट इज़ किल्ड, ओके। इसका एडवांटेज ये है कि इससे कोई डिजीज़ नहीं होती, कोई सब क्लिनिकल माइल्ड इन्फेक्शन नहीं होता कंपेयर टू द लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, क्योंकि लाइव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वैक्सीन के अंदर वो लिविंग होता है, ठीक है, किल्ड नहीं होता, इसलिए वो इन्फेक्शन करा देता है माइल्ड। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड है तो बेटा वो
उससे बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होता। इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि ज़ाहिर सी बात है ये लेस इम्यूनोजेनिक होगा क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड है, तो कंपेयर टू लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इसमें जो इम्यूनिटी जनरेट होगी वो कम होगी, ठीक है। और इस वजह से हमें बूस्टर डोज भी देना पड़ता है और इस वैक्सीन को दूसरी एडजुवेंट्स के साथ या करियर प्रोटीन के साथ मिला के देना पड़ता है ताकि इम्यूनोजेनिक जो रिस्पॉन्स है, जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा जनरेट हो, ठीक है बेटा। इसी तरीके से कम्स आफ्टर द किल्ड वैक्सीन इज द टॉक्सोइड वैक्सीन। इट कंटेन्स द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल द डिप्थेरिया एंड द टेटनस। फॉर एग्जांपल जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया होता है जिससे टेटनस होता है, सो दिस बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई it actually produces toxin which causes multiple complications, right? So we actually extract that toxin from this bacteria. We actually extract that toxin from this bacteria और इस टॉक्सिन को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं और इस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और बॉडी इसको देख के इसके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी जनरेट करती है। और अगर ये टॉक्सिन किसी तरीके से बैक्टीरिया के थ्रू हमारी बॉडी में आ भी जाए तो हमारे पास इसके खिलाफ इम्यूनिटी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है बेटा, इस तरीके से, राइट। एंड राइट आफ्टर दिस फॉर अ सेकंड comes a concept of the herd immunity, and then I'll be shifting to the EPI, that is the expanded program of immunization. What is, by the way, a herd immunity? Let me tell you. Herd immunity, my son, is okay. If we go by definition, it occurs when the proportion of the people is immune to infection sufficiently high that the transmission to the susceptible individual is greatly reduced. कहने का मकसद ये है कि अगर एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 100 लोग हैं, ठीक है, और उस 100 में से 95% जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीन करवाई है, ठीक है, उन्होंने क्या करवाई है, वैक्सीन करवाई है फॉर लेट सपोज मीजल्स, ठीक है, they are vaccinated for the measles, so the remaining 5% of the individuals will be protected. अब फ़र्ज़ करें कि ये जो 95% आवाम है उसने वैक्सीन ली और वो मीज़ल्स की वैक्सीन ली उन्होंने और वो मीज़ल्स से प्रोटेक्ट हो गए, ठीक है। ये जो 5% आवाम थी जो कि वैक्सीन नहीं ले सकती थी, शायद ये प्रेग्नेंट थी इस वजह से, शायद ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग थे इस वजह से, या शायद ये ओल्ड एज लोग थे जो वैक्सीन नहीं ले सकते, तो अब इनमें हम क्या करें बेटा, इस तो फिर हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर पॉपुलेशन के अंदर एक बड़ी आवाम इम्यूनाइज्ड है, वैक्सीनेटेड है, तो जो रिमेनिंग आवाम होती है जिन्होंने वैक्सीन नहीं पी ली तो वो भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आवाम अगर प्रिवेंट हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी, उसमें डिजीज़ नहीं होगी, तो इनसे फिर इस कैटेगरी में ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अगर 95% जो पॉपुलेशन है वो आपकी सेव है, वो इम्यूनाइज्ड है, वो इन्फेक्शन डेवलप नहीं कर रही, तो वही जब डेवलप नहीं करेगी तो इस 5% में वो डिज़ीज़ फैलेगी कैसे, ठीक है। तो बड़े 5% लोग अगर नहीं भी ले सकते वैक्सीन, तो ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि इट अकर्स व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल इज़ इम्यून टू इन्फेक्शन, दिस प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु हैव टेकन द वैक्सीन एंड दे आर नाउ इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन. As a result, the transmission to this susceptible individuals is greatly reduced. If this big number is protected, how the heck can they transmit the disease to this little group? No? So there will be no disease outbreaks. So the herd immunity helps to protect those who are susceptible and cannot be immunized. This is the category of the people who are susceptible because they are not vaccinated. But unfortunately they cannot take the vaccine because they may be pregnant, they may be immunocompromised. So herd immunity is there for you, that vaccinate or immunize big number of your population, and rest of the small number of the people in the population will itself be protected, right? Because this big number is protected. तो इसी तरीके से मिसाल जो है बेटा, जो एग्जांपल है वो मीज़ल्स की भी दी हुई है. मीज़ल्स एक बहुत हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है. आवर 95% पॉपुलेशन नीड टू बी इम्यून टू हैव द
herd immunity. 95% of the people of the population, if you vaccinate them, you provide the immunity, remaining 5% will be itself protected. क्योंकि 95% बेटा अगर आपकी आवाम जो है वो प्रोटेक्ट हो गई तो उसमें डिजीज़ नहीं होगी, उनमें नहीं होगी डिजीज़, तो इस 5% में कैसे फैलेगी? ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विथ दिस बेटा. We'll now be discussing about the expanded program of the immunization and the schedule of the vaccination from birth till 15 months. Right, beta? Let's talk about this. The expanded program of immunization, beta, it's by the way WHO program, and its goal is to make vaccines available to all the children throughout the world, right? There are four motives or the components of the EPI. One is the routine immunization, number two is the supplemental immunization. पहली जो बुनियादी चीज़ है वो तो है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन तो होनी चाहिए जो कि ड्यू है, उसके बाद बूस्टर डोजेस आते हैं. जैसे कि रूटीन इम्यूनाइजेशन में जो 0 से 23 मंथ्स के बच्चे हैं उनमें 12 EPI एंटीजन लगते हैं. ठीक है, पहले महीने में इतने लगते हैं, मतलब कुछ दिनों में, और फिर उसका मैं स्केड्यूल डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि कौन से दिन पे कौन सी वैक्सीन लगती है. तो जो ड्यू वैक्सीन है वो तो लगेंगी. इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो लास्ट में टेटनस टॉक्साइड लगता है, तो ये रूटीन इम्यूनाइजेशन तो ज़रूरी है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द EPI. नंबर टू इज़ अ सप्लीमेंटल इम्यूनाइजेशन, दैट इज़ द बूस्टर डोजेस. तीसरे नंबर पे the really important component of the EPI is to surveillance is a surveillance of the disease कि डिजीज़ कितनी प्रोग्रेस हुई है और कहाँ तक फैल चुकी है, कितना उसने रिकवर किया है. और चौथे नंबर में मॉपिंग अप. मॉपिंग अप मीन्स the special campaigns 5 to 8 kilometer around the infected locality to localize the disease and stop its transmission. अगर फ़र्ज़ करें किसी इलाके में कोई एक कोई इन्फेक्शन रन कर रहा है किसी लोकेलिटी में, तो उससे 5-8 किलोमीटर उसके आसपास कुछ स्पेशल कैंपेन्स लगाए जाएं ताकि पता चले कि उस इलाके के अंदर जो डिज़ीज़ फैली है उसको लोकलाइज़ किया जा सके और उसको स्टॉप किया जा सके उसके फैलाव को. ठीक है, EPI provides 97% immunization services in Pakistan. It's a big number. 97% of the immunization services in Pakistan are due to this program of WHO, that is the expanded program of immunization. 6,000 fixed centers are there in Pakistan, and there are more than 10,000 vaccinators. Right after this, beta, we have to discuss the schedule of the EPI vaccination, which I told you I have to tell to you. The schedule of the EPI vaccination, which is look beta, at birth, right at the birth, the vaccine you have to give to the baby is the really important BCG vaccine against the TB, oral polio vaccine, and the hepatitis B vaccine. This is what you have to keep in your mind at any cost, that at birth these are the vaccines which are given. This can be a really good question, by the way, for your exam purpose. BCG, oral polio, hepatitis B. 6 हफ्ते की उम्र में बेटा फर्स्ट पेंटा डोज लगता है. अब पेंटा में जो है या 5 वैक्सीन्स आ जाती हैं, DPT, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी. DPT में आ जाता है आपका डिप्थेरिया, पर्टूशिस और टेटनस. ठीक है, तो डिप्थेरिया, पर्टूशिस, टेटनस, ये 3 वैक्सीन हो गई. दिस इज़ नंबर 4, दिस इज़ नंबर 5 वैक्सीन. ठीक है, तो इसका पहला डोज जो है इन 5 वैक्सीन का 6th वीक में लगता है. और उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन पहला डोज जो है वो बर्थ पे लग गया, दूसरा जो डोज है वो 6th वीक में लग गया. उसके बाद निमोकोकल वैक्सीन का पहला डोज 6th वीक में, और रोटा का पहला डोज जो है वो भी 6th वीक में. तो OPV, BCG, हेपेटाइटिस बी बर्थ पे, OPV का दूसरा डोज 6th वीक में, और बाकी पेंटा का पहला डोज, रोटा का पहला डोज और PCV का पहला डोज 6th वीक पे लगता है. इसी तरीके से 10th वीक में बेटा सेकंड पेंटा लगता है. ठीक है, और थर्ड OPV लगता है, सेकंड PCV लगता है, सेकंड रोटा लगता है. यानी कि आपने पहला पेंटा यहाँ लगाया, दूसरा पेंटा यहाँ लगा दिया. ठीक है, आपने पहला PCV यहाँ लगाया, दूसरा PCV यहाँ लगा दिया, पहला रोटा यहाँ लगाया, दूसरा रोटा यहाँ लग गया. यहाँ पे पहला OPV, दूसरा OPV और तीसरा OPV. ठीक है, इजी हो गया ना. 10वें हफ्ते के बाद बेटा 14th वीक पे फिर थर्ड पेंटा. ठीक है, 4th OPV, और उसके बाद थर्ड PCV,
एंड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का पहला डोज, पहले तो ओरल पोलियो वैक्सीन चल रही थी ना, यहाँ पे इंजेक्टेबल भी लगाते हैं। सही बेटा। 14th वीक के बाद कम्स टू द 9th मंथ एंड द 15th मंथ पहला MR का जो डोज होता है, इसे कुछ बहुत जगहों पे MMR करके लगाते हैं, मीज़ल मम्स रुबेला। यहाँ पे मीज़ल्स और रुबेला लगाते हैं, खास करके इंडिया में MMR नहीं MR प्रीफर करते हैं। MR का मीज़ल्स और रुबेला का पहला डोज 9th मंथ में, दूसरा डोज जो है वो 15th मंथ में, ठीक है। और बाकी 9th मंथ में जो है वो IPV2 लगता है, यानी कि पोलियो का इंजेक्टेबल वैक्सीन। और TCV जो है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन जो है वो भी 9th मंथ में एक ही लगता है, ठीक है बेटा। इस तरीके से तो अगर देखा जाए तो पेंटा कितने लगाए हमने, पेंटा एक 6th वीक में, एक 10th वीक में और एक 14th वीक में, ठीक है। 3 पेंटा लगाते हैं, ठीक है बच्चा। इसी तरीके से अगर आप पेंटा के कंपैरिजन में आप देखो OPV, तो OPV तो पहले हफ्ते बर्थ पे भी लगता है, 6th वीक में भी लगता है OPV, 10th वीक में भी लगता है OPV और 14th वीक में भी लगता है OPV। और उसके बाद जो है 14th वीक से इंजेक्टेबल पोलियो स्टार्ट हो जाता है वैक्सीन, फिर 9th मंथ में इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगाते हैं, सही है, उसका सेकेंड डोज। इसी तरीके से अगर आप PCV देख लो तो पहला PCV जो है वो 6th वीक में लगता है, सेकंड PCV 10वें हफ्ते में लगता है और थर्ड PCV जो है वो 14th वीक में लगता है, बस फिर मज़ीद PCV नहीं लगता। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। रोटा के दो डोज लगते हैं, एक 6th वीक में और एक 10th वीक में, ठीक है बेटा। इस तरीके से या सो ओके, so this is the schedule, right? Okay, so the route of administration of the vaccines, the route of administration of the vaccine BCG जो होती है वो हम लगाते हैं, जस्ट अ सेकेंड लेट्स जूम इट अगेन। इंट्राडेल्टॉइड IM लगती है डेल्टॉइड के अंदर, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है इसका डेल्टॉइड मसल में। OPV जो होती है हम औरली देते हैं। OPV के कितने डोजेस बताए थे, अप टू 14th वीक 4 डोजेस होते हैं, ठीक है, वो औरली उसके कतरे आते हैं। पेंटा जो होती है वो 3 डोज लगते हैं पेंटा के, ठीक है, और वो हम IM करते हैं लेकिन थाई में, डेल्टॉइड में नहीं, थाई में, एंट्रोलेटरल जंक्शन ऑफ द अपर 1/3 एंड द लोअर 2/3 ऑफ द थाई। जो निमोकोकल वैक्सीन होती है PCV, उसके 2 डोज लगते हैं, सॉरी 3 डोज लगते हैं, और वो IM लगाते हैं, वो भी एंट्रोलेटरल थाई में लगाते हैं। MMR या MR जो है सबक्यूटेनियस लगाते हैं, और जो TCV है जो दैट इज़ योर टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, ये भी IM लगाते हैं लेकिन डेल्टॉइड में, जैसे BCG लगा रहे थे, ठीक है बेटा। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस स्केड्यूल एज वेल। लेट मी टेक यू अ लिटिल अहेड नाउ, राइट नाउ द schedule for the children who actually not immunized at the early infancy and age of the child less than 2 years। जो हमने पीछे स्केड्यूल डिस्कस किया उसमें बच्चे को वैक्सीन लगनी थी, अगर उसमें वैक्सीन नहीं लगी, वो मिस कर गई, जैसे कि जिस वक्त में पहला पेंटा लगना था, दूसरा पेंटा लगना था और वो नहीं लगाया, वो निकल गया टाइम, तो फिर उसका क्या किया जाए वो मैं बताता हूँ आपको, उसको मिस्ड डोज को कैसे लेना है, ठीक है बेटा, इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा अगर आपने इम्यूनाइजेशन नहीं ली, वैक्सीनेशन नहीं ली, और आपका बच्चा जो है वो 2 साल से अभी छोटा है, तो उसमें 3 विज़िट होते हैं। सबसे पहला विज़िट जो होता है उसमें हम देखिए, आपका बच्चा 2 साल से छोटा है, लेकिन 2 साल से कम की उम्र में जो हमने पीछे वैक्सीन डिस्कस की, जो लगवानी चाहिए थी अपने वक्त पे, वो नहीं लगवाई, तो फिर अब क्या करें, अब ये करें कि जितना जल्दी आ सकते हैं वैक्सीन लगवाने आ जाएँ, ठीक है। जो 6 हफ्ते से पहले लगती हैं वो BCG, OPV और पेंटावन लगा देते हैं, और अगर बच्चा 9 महीने से छोटा है तो फिर उस केस में फर्स्ट MR लगा देते हैं, ठीक है। पहली विज़िट में हम ये वैक्सीन लगाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, जो आपका बच्चा है वो 2 साल से अभी छोटा है, लेकिन 2 साल से पहले की उम्र में जो उसको वैक्सीनेशन करवानी थी, जो हमने पहले सारी डिस्कस की, बर्थ पे, 6 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, जो उसने वैक्सीनेशन लेनी थी वो उसने नहीं ली, और अभी बच्चा 2 साल से छोटा है, तो उसका हम कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो ये उसको बोलेंगे कि जितना जल्दी आप आ सकते हो आओ और ये वैक्सीनेशन करवा लो। ये वैक्सीनेशन कराने के बाद दूसरी विज़िट आप कब करोगे, इन वैक्सीन्स के 4 से 8 हफ्ते के बाद आप आओगे, और उसमें सेकंड पेंटा, OPV और निमो लगवाओगे, दैट इज़ द PCV, निमोकोकल वैक्सीन। और फिर सेकंड विज़िट के
4 to 8 वीक्स के बाद थर्ड विजिट आप करोगे, उसमें आप थर्ड पेंटा लगवाओगे, ओपीवी और निमो लगवाओगे, ठीक है, यानी कि पीसीवी। तो ये एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। इन केस इफ़ यू हैव मिस्ड ऑल द वैक्सीन्स दैट शुड हैव बीन डन बाय देयर टाइम, तो पहली विज़िट जितना जल्दी हो सके आप आएँ और वैक्सीन करवाएं, और उसमें बीसीजी आ जाती है, पहला ओपीवी, पहला पेंटा और फर्स्ट एमआर आ जाता है। तो पहली विज़िट आपने कर ली, तो पहली विज़िट के तकरीबन 4 से 8 हफ्ते के बाद आपने दूसरी विज़िट करनी है, उसमें सेकंड पेंटा लगेगा, सेकंड ओपीवी, सेकंड पीसीवी लगेगा, और सेकंड विज़िट के तकरीबन 4 से 8 हफ्ते के बाद थर्ड विज़िट करेंगे। थर्ड विज़िट में थर्ड पेंटा, ओपीवी, पीसीवी लग जाएगा। और आपने जो है पहला एमआर कब लगवाया था, पहले विज़िट में लगवाया था, और दूसरा एमआर जो है तकरीबन सेकंड एमआर इन द सेकंड ईयर ऑफ द लाइफ एट लीस्ट 4 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज। यानी कि अगर फर्स्ट एमआर आपने फर्स्ट विज़िट में आपका लग गया, तो सेकंड विज़िट में आपको सेकंड एमआर जो है लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कुछ पैटर्न है बेटा। तो अभी हमने वो सारी वैक्सीन डिस्कस कर ली जो बच्चों को लगती है बर्थ पे, 4th वीक पे, 6th वीक पे, 10th वीक पे, 14th वीक पे, इस तरीके से। उसके बाद जो है ईपीआई का एक और कंपोनेंट है, वो है टेटनस टॉक्साइड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है। एंड इफ़ नॉट प्रेग्नेंट, आई शुड से बिटवीन द 15 to 45 ईयर्स, यानी कि जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है वुमेन की, टेटनस टॉक्साइड का जो पहला डोज लगता है वो फर्स्ट कांटेक्ट पे लगता है, ठीक है। एंड दूसरा डोज जो होता है वो 4 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज, एंड द थर्ड डोज इज गिवन 6 months आफ्टर द सेकंड डोज, फोर्थ डोज इज गिवन 1 year आफ्टर द थर्ड डोज। Similarly, yeah, the fourth dose is given 1 year after the third dose or during the next pregnancy, and the fifth dose is given 1 year after the fourth dose or the next pregnancy। कहने का क्या मकसद है, थोड़ा बात को आसान कर दूं कि टेटनस टॉक्साइड का जो पहला डोज है वो प्रेगनेंसी में आप जितना जल्दी लगवा सकते हैं लगवा दें। अराउंड वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पहले एक दूसरे महीने में लगवा देते हैं, यानी कि फर्स्ट कांटेक्ट जो होता है। पहला फ़र्ज़ करें आपने जो है टीटी का शॉट आपने लगवा दिया प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में, तो दूसरा जो शॉट होगा वो उसके 4 हफ्ते के बाद लगेगा, ठीक है। तीसरा शॉट उसके 6 महीने के बाद लगेगा, और मुमकिन है कि इतने में आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी। और चौथा शॉट जो है तीसरे शॉट के 1 साल के बाद लगता है, ठीक है, या इवन जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें लग जाता है, सेकेंड प्रेगनेंसी। और पाँचवा डोज जो है चौथे डोज के 1 साल के बाद, या फिर जो थर्ड प्रेगनेंसी होगी उसमें, ठीक है बेटा, इस तरीके से। ओके, I hope you are clear with this. And lastly, this is written that there is a program called the National Electronic Immunization Registry, NEIR. This is an initiative started to ensure real-time high-quality child and pregnant women vaccination data। हमने पीछे बच्चों को भी वैक्सीनेशन दी भरपूर तरह से, उनको बर्थ पे 6 हफ्ते पे 10 हफ्ते पे भरपूर हमने उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की, और प्रेग्नेंट मदर्स को भी हमने टीटी का शॉट जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां डोज प्रोवाइड किया। और ये हम क्या सक्सेसफुली दे रहे हैं और हाई क्वालिटी जो है वैक्सीन दे रहे हैं, उस सारी डेटा को कलेक्ट करके रखना is the National Electronic Immunization Registry, NER, which is playing its role in collecting the data, right? So I hope you are clear with this as well. I know this lecture is getting a bit lengthier, but this is really important beta. Now comes a few more things, that is what are the EPI vaccination principles. So let me tell you. Okay, number one thing is the minor ailments और माइनर इन्फेक्शंस आर नॉट कंट्राइंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन। अगर आपको कोई हल्की सी कोई बीमारी है या माइनर सा कोई इन्फेक्शन है तो आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, दिस इज़ नॉट कंट्राइंडिकेशन। हाँ, कोई बहुत बड़ी बीमारी है, आपको कोई जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस रन कर रहा है बॉडी में, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या कोई मेलिग्नेंसी है, या HIV है, तो फिर उस केसेस में जो है आपको कंट्राइंडिकेशन होती है वैक्सीनेशन की। भाई हल्का सा कोई इन्फेक्शन है तो उसमें आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, ठीक है। Minimum interval of 4 weeks is required between the 2 doses of OPV, Penta, Nemo and TT, that is the tetanus toxoid। मिनिमम कितना गैप होना चाहिए, 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए। MR should be given at the 9 months of the age। वो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि पहला शॉट जो है MR का वो 9th मंथ में लगता है, दूसरा 15वें महीने पे लगता है, ठीक है। ओके, इन चिल्ड्रन एनी वैक्सीन गिवन
in campaigns like OPV measles should not be counted in the routine dose. जो रूटीन फिक्स डोज है, जो बर्थ पे लगेगा, छठे हफ्ते पे लगेगा, 10वें हफ्ते में लगेगा, 9th मंथ में लगेगा, इस तरीके से वो उसमें काउंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं EPI के जो कि हमने जहन में रखने हैं वैक्सीनेशन से पहले। नाउ व्हाट आर द कंट्रा इंडिकेशंस? What are the contraindications to the API vaccination? Child is very ill और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फिर उस केस में हम जो है ज़ाहिर सी बात है वैक्सीनेट नहीं करेंगे, क्योंकि मुमकिन है कि बच्चा जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा। चाइल्ड हैज़ प्रीवियसली एक्सपीरियंस द सीवियर रिएक्शन टू द पेंटा, राइट, एंड या तो अगर पेंटा आपने फर्स्ट डोज पेंटा का लगाया जो कि आप 6th वीक में लगाते हो और आप बच्चे ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो किया उसके अगेंस्ट, स्किन पे रैशेस आना और बाकी सारी चीज़ें, तो फिर हम क्या करें? फिर हम पेंटा नहीं लगाएंगे, जाहिर सी बात है। फिर हम उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम थोड़ी चेंजेस कर देते हैं। फिर हम DPT जो यूज़ करते हैं ना पेंटा के अंदर, उस DPT की जगह सिर्फ TT डाल देते हैं, ठीक है, ओके। एंड whereas the hepatitis B and ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस B शुड बी गिवन सेपरेटली। तो कहने का मकसद ये है कि आप पेंटा में जो 5 बेटा वैक्सीन्स ऐड करते हो ना, और वो 5 देने पे बच्चा अगर रिएक्शन शो कर रहा है बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन, तो आप पेंटा देंगे ही नहीं, कंट्रा इंडिकेटेड है। तो फिर हम क्या करें? अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? अल्टरनेटिव ये है कि पेंटा के अंदर जो DPT होती है ना, डिप्थेरिया, पर्टूशिस और टेटनस, इसकी जगह पे सिर्फ टेटनस टॉक्साइड दे दें, और बाकी जो हेपेटाइटिस B और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा B होती है दोनों अलग अलग दे दें, एक साथ मिला के पेंटा के कम्बिनेशन में ना दें, ठीक है बेटा, तो फिर वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसी तरीके से BCG शुड नॉट बी गिवन टू बेबी ऑफ मदर सफरिंग फ्राम एड्स। अगर मदर को एड्स था तो बच्चे को BCG ना दें। इसी तरह से डोंट गिव निमोकोकल वैक्सीन विद द हिस्ट्री ऑफ द सीवियर रिएक्शन टू द प्रीवियस डोज और टू चाइल्ड विद द मॉडरेट टू सीवियर इलनेस। ये तो वही बात हो गई, अगर बच्चे को किसी निमोकोकल वैक्सीन क्या, अगर किसी भी वैक्सीन से रिएक्शन है तो वो हम वैक्सीन नहीं देते। इसके बाद बेटा एक और कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज़ कोल्ड चेन सिस्टम। तो ज़रा इसको डिस्कस करते हैं।